आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सेशंस में। तो पिछले जो लेक्चर सेशन था उसमें मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है यशपाल समिति। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इस मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था, एक सलाहकार समिति का गठन किया था, जिसका यह काम था कि जो शैक्षणिक बोझ है बच्चों का वो कैसे कम किया जाए। तो इस समिति का गठन 1992 में हुआ था और जो समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया था वह था 1993 में। इस समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया था। इस समिति का जो मेन जो उद्देश्य था वह था शैक्षणिक बोझ को बच्चों के जो शैक्षणिक बोझ को कैसे कम किया जाए। और इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वह था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के का क्या मतलब है? जैसे कि फलों को आजकल केमिकल के द्वारा जो है पकाया जाता है, समय के पहले ही पका दिया जाता है, वैसे ही बच्चों को भी जो है समय के पहले ही उनको पका दिया जाता है, उनको मैच्योर करने की कोशिश की जाती है। तो क्या वही स्वाद रहता है फलों में जो केमिकल द्वारा पकाया जाता है? वह स्वाद तो नहीं रह पाता है। जो स्वाभाविक तरीके से, जो प्राकृतिक तरीके से जो स्वाद आता है वह तो नहीं हो पाता है। वैसे ही बच्चों के साथ है। जो महत्वाकांक्षा थी उस समय वह बहुत ही ज़्यादा थी। जो एक्सपर्ट्स थे, जो शिक्षाविद थे, वह ऐसे मतलब कि एक तरीके से ज़्यादा फैक्ट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन या कंसेप्ट्स को बच्चों के अंदर डालना चाहते थे। इससे क्या हो रहा था कि बच्चों का जो मानसिक तनाव है वह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। शिक्षा का बोझ का मतलब यही नहीं कि बस्ते का बोझ, बस्ते के बोझ के साथ साथ जो उनका स्ट्रेस था, उनका जो टेंशन था, उनके ऊपर जो मानसिक उनका जो बोझ पड़ रहा था वह बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये एक तरीके से इस पर चर्चा होने लगी कि ये जो इस बोझ को कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जो प्रोफेसर यशपाल जी के अध्यक्षता में गठित हुआ था। तो आज हम लोग इस समिति के सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके पहले मैं थोड़ा सा प्रोफेसर यशपाल जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। प्रोफेसर यशपाल जी का जन्म पाकिस्तान में 1926 में हुआ था। उसके बाद में 1947 का जो डिवीज़न हुआ था उसमें वह भारत आ गए थे और फिर उन्होंने बीएससी और एमएससी की पढ़ाई भारत में ही की। उसके बाद उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में की। उनका जो मेनली जो उनका जो काम का एरिया था वह था कॉस्मिक रेस के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया था। पर प्रोफेसर यशपाल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान को साधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। जैसे कि बाबा रामदेव ने योगा को साधारण लोगों तक पहुंचाया, वैसे ही प्रोफेसर यशपाल जी जो थे वह विज्ञान को साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में वह लोगों तक पहुंचाते थे। दूरदर्शन में एक कार्यक्रम आता था टर्निंग पॉइंट, जिसमें वह स्पेस और फिज़िक्स के बारे में चर्चा करते थे। आप उनके कई सारे यूट्यूब में भी वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें वो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और साइंस के जो कंसेप्ट्स हैं वो समझा रहे हैं। तो प्रोफेसर यशपाल जी जो थे वह एक तरीके से साइंस कम्युनिकेटर की भूमिका में काम करते थे। अब प्रोफेसर यशपाल जी एक वैज्ञानिक तो थे ही, पर एक महान शिक्षाविद भी थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। उनके जो भी आप इंटरव्यू भी देखेंगे वो इस तरीके से, वो बहुत ही खुले दिमाग के थे और उन्होंने जब मैं ये डिस्कशन करूँगी एक सुझाव को, तो उनकी कुछ कहानियाँ भी मैं आप लोग को बताती जाऊँगी। तो आइए जानते हैं कि जो समिति ने जो सुझाव दिए थे उसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला सुझाव दिया था पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने प्रक्रिया विकेंद्रित हो, शिक्षकों के सहभागिता में वृद्धि हो। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक को विकेंद्रित करने का क्या मतलब था? डिसेंट्रलाइजेशन, इसका क्या मतलब था? यशपाल जी के अनुसार जो पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक बनाते थे वह एक्सपर्ट्स बनाते थे या जो वैज्ञानिक होते थे वह बनाते थे, पर क्या वो ज़मीनी हकीकत को जानते थे? क्या वह बच्चे के लेवल, बच्चे के स्तर में पहुंचकर क्या वो पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर सकते थे? क्योंकि बच्चों के साथ तो वो ज़्यादा काम करते ही नहीं थे। वैज्ञानिक ठीक है, वह उनको सब्जेक्ट का तो नॉलेज बहुत है, पर बच्चों के स्तर पे पहुंच के उस तरीके का पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक के बनाने का जो ज्ञान है क्या उनको था? जो टीचर्स हैं उनको क्या था कि बच्चों के साथ
टीचर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो उनका यही मानना था कि जो शिक्षक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम बनाने का, और एक मार्गदर्शन के लिए जो वैज्ञानिक है या जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनको एक मार्गदर्शक की भूमिका में रखा जाए। तो इनका पहला सुझाव ये था। दूसरा था ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन। तो जो एक तरीके से उनका ये था कि हर जगह पे, जैसे ग्राम के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे कोई भी अगर समस्या हो शिक्षा को लेकर के, तो उसी स्तर पे उस समस्या का निपटारा हो जाए। तो इस तरीके से एक शिक्षा समितियों का गठन किया जाए जो स्कूल का नियोजन और परीक्षण कर सके, मतलब प्लानिंग, मैनेजमेंट, और उसका जो भी निरीक्षण है, मतलब विद्यालय में क्या ज़रूरत है, क्या अभी करना चाहिए, किस तरीके से विद्यालय को और अच्छा बनाना चाहिए, जो भी प्लानिंग है वो एक तरीके से समितियों के साथ, जो शिक्षक है और जो प्रधान अध्यापक है वो समिति के साथ चर्चा करे और विद्यालय को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करे। तो आज भी जैसे हम लोग देखते हैं कि न्याय पंचायत स्तर पे शिक्षा संकुल होता है, फिर उसके बाद में ब्लॉक के स्तर पे जो होते हैं वो BEO होते हैं, और उसके साथ साथ जो ARPs होते हैं वो होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे BSA होते हैं, डाइट्स होते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन, जो सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है वो लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से उसी स्तर पे शिक्षा का समाधान हो जाए, तो ऐसे मतलब कि शिक्षा समितियों का गठन करने की बात की गई थी। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए, व्यक्तिगत रूप से ले जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। मतलब पाठ्य पुस्तक जो है वह विद्यालय में ही रहे, विद्यालय में वो पढ़े और फिर उसके बाद में वो बिना बोझ के अपना जाए। तो मतलब कि जब भी आए तो वो विद्यालय से ही पाठ्य पुस्तक ले ले। तो बहुत ही सिंपल है कि विद्यालय की, स्कूल की संपत्ति समझा जाए और व्यक्तिगत रूप से इतना बोझ लाद के लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथा है बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का अधिक प्रयोग। मतलब एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम थे उस टाइम भी यही था कि जो IT है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो पाठ्यक्रम होगा या जो भी पाठ्य पुस्तक होगा, कोई भी कंटेंट, वो ज़्यादा रुचिकर हो जाता है। बच्चे एनिमेशन देखते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीख पाते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पढ़ाई करवाने का सुझाव दिया गया था। फिर उसके बाद में छात्र, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम दूरदर्शन में शुरू किया जाए। ये शिक्षा दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू करने की बात की गई थी। छठवां है निजी सफलता को पुरस्कृत करने वाली प्रतियोगिताओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए तथा सहयोगशील शिक्षा प्राप्ति की जाए। मतलब कि जो कंपटीशन का जो सेंस होता है कि एक बच्चे को पुरस्कृत किया गया, बाकियों को पुरस्कृत नहीं किया गया, तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना डेवलप होने लगता है कि अरे उसको पुरस्कार मिला, मुझे नहीं मिला। तो जो एक ये जो कंपटीशन, ये जो निजी सफलता को पुरस्कृत करने का जो प्रतियोगिताएं हैं उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये सुझाव दिया गया था इस समिति के द्वारा। और जो सामूहिक रूप से बच्चे जो सामूहिक रूप से गतिविधियां करें उसको पुरस्कृत किया जाए, ये इस कमेटी का सुझाव था। फिर उसके बाद में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40, ये मतलब उस टाइम का कहा गया था कि वर्तमान में, मतलब उस टाइम का जो वर्तमान था, तो 1:40 का जो रेशियो है, मतलब एक शिक्षक जो है 40 बच्चों को पढ़ाए, तो इस तरीके का कहा गया था होना चाहिए अनुपात। और भविष्य में इसको घटा के 30 कर देना चाहिए, 1:30 कर देना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि शिक्षकों की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो अगर नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी तो ये घटेगा, 30 बच्चों में एक शिक्षक आएंगे। तो मतलब कि एक तरीके से रिसोर्स डेवलपमेंट की भी बात की गई थी, ह्यूमन रिसोर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किया जाए, टीचर्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया जाए, इन सब की भी इसमें बात की गई थी।
फिर 8वां है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य, घर का के माहौल में नई बात खोजे और उन्हीं बातों को विस्तार से समझे। मतलब जो गृह कार्य है वो ऐसा कोई गृह कार्य नहीं था कि जैसे आज मतलब कि दिया जाता है कि 1 से 10 तक लिख कर लाओ और फिर जो है पहाड़ा लिख कर लाओ, मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं था। जो प्राथमिक स्तर पे जैसे 1, 2 के स्तर पे गृह कार्य नहीं देने की बात की गई थी, और अगर दे भी तो भी घर के माहौल के हिसाब से, जैसे कि परिवार में कितने लोग हैं, अच्छा ठीक है चाचा अपने माता के बारे में 2 वाक्य लिख कर लाइए, कैसे आप लोग कृषि में किस किस तरीके के फसल उगाए जाते हैं, अच्छा आपकी दादी अगर अचार बनाए तो वो कैसे बनाती है। मतलब छोटे छोटे जो चीज़ों में अगर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए और मतलब कि वो घर के माहौल के अनुसार वो या तो कुछ मतलब कि 1-2 वाक्य लिख कर लाए, या तो उनसे बुलवाया जाए कि कैसे कोई काम होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मतलब ये कहा गया था कि बच्चों को गृह कार्य जो होमवर्क है उसका बर्डन ना दिया जाए। और जो माध्यमिक या उससे ऊपर वाले कक्षाओं में गृह कार्य पाठ्य पुस्तक से नहीं दी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर जैसे कि अगर माध्यमिक के बच्चों को ऐसे दिया जा सकता है कि न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आते, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको जो है एक तरीके से आप गैदर करिए और उसके बारे में अपने विचार रखिए। इस तरीके का अगर प्रोजेक्ट हो, मतलब कि जीवन से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में प्रोजेक्ट हो, या तो आप जाइए और जो विविध प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियाँ जो है वह लेकर आइए, ठीक है। तो उन सब के बारे में, ये किसकी पत्ती है, कैसे उन सब पौधों के बारे में चर्चा किया जाए। तो जो पाठ्य पुस्तक जो है वह जो उससे नहीं बल्कि जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने पर यहाँ पे बात किया गया था कि इस तरीके का कार्य बच्चों को दिया जाए। फिर 9वां था शिक्षकों के लिए बीएड में ही नर्सरी, प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में विशेषता हासिल करने वाली हो। तो बीएड में अभी जो होता है मेनली 6 से लेकर 10 तक जो मिडिल स्कूल जो होता है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, बट इसमें कहा गया था कि बीएड जो है उसमें नर्सरी का भी हो, प्राथमिक का भी हो और माध्यमिक, इन तीनों का जो है वह प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को दिया जाए। उसके बाद में 10वां जो था वह था भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना। हाँ, भाषा को रटंत प्रणाली से नहीं, जीवन से जोड़ के पढ़ाना। जैसे कि अगर प्राथमिक में अगर लोमड़ी और अगर कोई भी खरगोश की कहानी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको पिक्चर दिखाया जाए, उसको बताया जाए कि क्या आपने उसको देखा है। फिर आप अनुमान आप बच्चों से लगाइए कि चलो अगर इस समय अगर जो है क्या कर रहे होंगे, क्या बातचीत कर रहे होंगे, लोमड़ी और खरगोश क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो बच्चे अपने से कुछ ना कुछ बोलेंगे, मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुखर किया जाए। अच्छा बताओ अगर अभी बारिश हो जाए तब क्या होगा, अगर आपके स्कूल में हाथी दौड़ के आ जाए तब क्या होगा। तो एक तरीके से बच्चों में चिंतनशीलता, अनुमान, ये सब डेवलप होगा। तो मतलब कि जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना भाषा को, तो ये कहा गया था। फिर गणित को रटने के बजाय समझाना। बच्चे जो है जो फॉर्मूला वगैरह है गणित का रट लेते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। अगर कहीं फंसते हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। उस फॉर्मूला वो कैसे डेवलप हुआ, उसका कंसेप्ट क्या है और उसको हम अपने जीवन में उस गणित को कैसे ला सकते हैं, उसका कंसेप्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के सुझाव मेनली यशपाल समिति ने दिए थे। और एक इंटरव्यू में प्रोफेसर यशपाल जी ने कहा था कि समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। और समझ क्या होता है? समझ वही होता है जिसमें जो अगर हम लोग को चीज़ अगर समझ में आती है तो आपको क्या लगता है, आपको एक खुशी की अनुभूति होती है, आपको मज़ा आता है कि अरे अभी तक तो मुझे ये चीज़ समझ में ही नहीं आया था पर आज हमको ये चीज़ समझ में आ गया। तो एक तरीके से वो खुशी की एक अनुभूति होती है। तो वो जो खुशी की अनुभूति है वही समझ है। तो यशपाल जी ने इस तरीके की बात कही थी। और जो बोझ है उसको उन्होंने एक कहा था कि वो बेंगलोर में एक सेमिनार में गए थे और वो पहले ही क्लास 3 या 4 के बच्चों का किताब देख लिए थे जिसमें कई सारे देशों का, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे ऐसे देशों का कैपिटल वगैरह दिया हुआ था। तो
उस सेमिनार में उन्होंने गवर्नर से पूछा कि क्या आपको कज़ाकिस्तान का कैपिटल अभी तक पता है। तो क्यों बच्चों को फिर क्यों इस तरीके का बोझ दिया जाए। जब बच्चा अगर उस देश में जाएगा तो हो सकता है वो पहले से वो आराम से वो कैपिटल जान लेगा, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कैपिटल जान ही लेगा। तो एक तरीके से उनका ये कहना था कि प्रैक्टिकल हम लोग जो बच्चे आसपास में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो प्रैक्टिकली चीज़ हो रहा है उस पे हम लोग ध्यान दिया जाए। ऐसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ऐसे चीज़ों को स्किप किया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स बच्चों के अंदर डाल रहे हैं, उनके अंदर समझ विकसित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई का बहुत कोई यूज़ नहीं है। बच्चों के अंदर जो क्रियाशीलता, जो सृजनशीलता है, जो क्रिएटिविटी है, उनको ऐसे इंडिपेंडेंस दिया जाए कि वो स्वाभाविक एक तरीके से वैज्ञानिक है, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से हमेशा वो प्रश्न पूछते रहते हैं और वो एक तरीके से उसी प्रश्न के आधार पे वो कई सारी चीज़ें अपने से उनको एक तरीके से वो अपने से भी बहुत कुछ कर लेते हैं। तो बच्चों को ऐसा मौका दिया जाए कि वो अपने से ही खोज कर सके, अपने से किसी भी चीज़ को समझ सके। तो उनको इंडिपेंडेंस दिया जाए और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर या रटंत प्रणाली के ऊपर जोर ना दिया जाए। तो आज इसी से मैं अपना जो यशपाल समिति जो है वो ख़त्म करती हूँ और आगे के कक्षा में जो NCF 2005 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर सेशन में। थैंक यू।